नमस्ते बच्चों। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ में खूब सारी मेहनत करने के बाद बच्चे जब एंथैल्पी तक पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं या कहो कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं कि अब ये एक नया स्टेट फंक्शन क्यों। भाई इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, वर्क पढ़ लिया, हीट पढ़ ली, फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तमाम तरह के इंटेंसिव एक्सटेंसिव सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये नया सिलेबस में एडिशन क्यों, एंथैल्पी क्यों। भले ही एंथैल्पी हमें थोड़ा बर्डन ज़रूर लगे, लेकिन आप इस बात को यकीन करेंगे, साइंस हमेशा चीज़ें सुधारने की कोशिश करती है। जहाँ भी साइंस को ये ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को आसान बनाएं, किसी चीज़ को कहने का एक नया ज़रिया या ढंग ढूंढें, तो वहाँ वो एक नई क्वांटिटी, नया पैरामीटर, नई टर्म डिफाइन कर देती है। तो एंथैल्पी भी कुछ ऐसे ही प्रयासों से ही आई है। पहले छोटी सी समस्या सुनिए। हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था डेल्टा ई होता है क्यू और डब्ल्यू का एडिशन। फिर जब हमने डब्ल्यू को पी डेल्टा वी विद माइनस साइन रखा तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अब एंथैल्पी की जो ज़रूरत है वो यहाँ से शुरू होती है। बच्चों, जो थर्मोडायनामिक्स है वो मैक्सिमम केस में हीट की पढ़ाई है। मतलब एक साइंटिस्ट, एक थर्मोकेमिस्ट इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में हीट का कितना लेन देन हो रहा है। यानी जो फोकस है वो किस पर है, क्यू पर है। अब क्यू जो है वो हुई एक पाथ फंक्शन। और दूसरी चीज आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि नेचर हमेशा ओपन है, यानी नेचर में प्रेशर हमेशा 1 atm रहता है। यानी जितनी भी चीजें प्रकृति में हो रही हैं वो खुले में हो रही, तो खुले में हो रही हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। यानी इंटरनल एनर्जी जब भी चेंज होगी उसमें Q भी आएगा, उसमें W भी आएगा, और W का एक्सप्रेशन है माइनस पी डेल्टा वी। तो जब आप फर्स्ट लॉ के इस फॉर्मूले को ऐसे एक्सप्रेस करोगे तो आप ये पाओगे Q हो जाएगा डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी कांस्टेंट प्रेशर पर। तो अगर साइंस क्यू को पढ़ना चाहे किसी भी प्रोसेस के लिए जो कि खुले वातावरण में यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, तो उसे हमेशा ये दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। डेल्टा ई अलग से पढ़ो, फिर उसका वर्क निकालो, उसमें जोड़ो, तो ये मेहनत लग रही है। यानी यहाँ पर वेरिएबल कुछ ज़्यादा है। आप देखिए, ई भी एक वेरिएबल है, पी भी एक वेरिएबल है, और वॉल्यूम भी एक वेरिएबल है। तो यही अब एक आवश्यकता पड़ती है साइंस को एक नए ढंग से समझने की। यानी साइंस अब क्या करने वाली है, इस पूरे को एक सिंगल पाथ स्टेट फंक्शन में एक्सप्रेस करने वाली है, और उसी का नाम है एंथैल्पी। अब स्टूडेंट दूसरा सवाल पूछते हैं कि एंथैल्पी को ऐसे ही क्यों लिखा गया। तो वास्तव में एंथैल्पी की डेफिनेशन यही है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है सिस्टम का जो ई और पीवी के एडिशन के बराबर है। अब स्टूडेंट पूछते हैं इसमें माइनस क्यों नहीं आया, इसको ऐसे ही क्यों लिखा। तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जरा गौर से देखना। आप इसका कॉम्बिनेशन देखो, ई है और पी और वॉल्यूम है और बीच में प्लस है। यानी अगर मैं इसमें से डेल्टा खींच लूं, यानी इसका मैं डिफरेंस बाहर ले लूं, तो अंदर ई और पीवी बच जाएंगे। तो ई और पीवी को एक नया नाम दे दिया तो उससे नया फंक्शन बना एंथैल्पी। यानी थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ एक चीज सरल हो गई है। अगर हम नेचर के अंदर होने वाले आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाले प्रोसेसेस की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हम हीट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हमें E प्लस पी वी का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और E और P और V ये तीनों सिस्टम की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, तो E प्लस पी वी भी सिस्टम की ही प्रॉपर्टी बन गई। जैसा कि आप मैथ्स में जानते हो ना, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जोड़ा तो नया फंक्शन बन गया, ऐसे ही कुछ। तो E भी स्टेट फंक्शन, P और V भी स्टेट फंक्शन, और आप देखो पी वी का मल्टीप्लिकेशन, इसकी यूनिट वही है जो E की यूनिट है यानी कि जूल। तो अगर हम इसे एक नया पैरामीटर डिफाइन कर दें H, तो Q डायरेक्टली हो जाएगा डेल्टा H, लेकिन कब, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये थी बीमारी। जैसे हमने H को E प्लस पी वी लिखा और उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये डेल्टा भी बाहर है, ये P और V दोनों में अंदर जा सकता है। एक हिस्सा बनेगा P डेल्टा V, एक हिस्सा बनेगा V डेल्टा P। लेकिन जनरली प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है नेचर में होने वाले मैक्सिमम प्रोसेसेस में जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस प्रेशर को चुपचाप बाहर खींच लिया जाए, तो जैसे प्रेशर को बाहर खींचोगे इसका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा
यानी एंथैल्पी एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर के होने वाले चेंज को डायरेक्टली हीट एक्सचेंज के बराबर करती है। यानी अगर आप किसी प्रोसेस में ये जानना चाहते हो कि कितनी हीट एक्सचेंज हुई तो सीधा सीधा आप डेल्टा एच निकाल लो, राइट। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस की पढ़ाई में हीट ऑफ रिएक्शंस को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी कहा जाता है। ये बात स्टूडेंट ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री में इसका इतना महत्व है कि एंथैल्पी हमारी बन जाएगी हीट एक्सचेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, और एंथैल्पी का थर्मोकेमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बात समझ में आ गई हमको। अब हम देखते हैं किस तरह से केमिकल रिएक्शंस की पढ़ाई की जाती है। केमिकल रिएक्शन जनरली ऐसे लिखी जाती हैं, कुछ रिएक्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और ये रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। थर्मोडायनामिक्स में एक बात और क्लियर कर लीजिए, जब भी कोई रिएक्शन की जाती है उस पर प्रेशर टेम्परेचर्स को फिक्स रखा जाता है। यानी किस प्रेशर पर हमने रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स किया और किस टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करना शुरू किए। यानी एक तरह का आइसोबैरिक हो गया, आइडियल गैस नहीं है लेकिन एक तरह का आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। यानी अब इस प्रोसेस में होने वाली हीट एक्सचेंज हमारी एंथैल्पी के बराबर होगी। अब दूसरी बात, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की स्टेट क्या है। तो बहुत सारे चेंजेस अवॉइड करने के लिए साइंस ने एक काम और किया। साइंस ने एंथैल्पी में भी स्पेशल एंथैल्पी को पढ़ने की जरूरत समझी, जिससे नाम दिया स्टैंडर्ड। यानी साइंस अब ये नहीं चाहती कि बहुत सारे चेंजेस आ जाएं कि एंथैल्पी पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो साइंस ने ये चीज़ खुद के लिए क्लियर कर ली कि अब से हम जब भी कोई एंथैल्पी पढ़ेंगे वो हमारी साफ सुथरी एंथैल्पीज होंगी, जो 1 atm या 1 बार प्रेशर प्योर फॉर्म्स के लिए डिफाइन होंगी, और अगर मिक्सचर लेना पड़ा तो 1 कंसंट्रेशन, यानी सारी चीज़ें 1 हो जाएंगी, राइट। ऐसी एंथैल्पी को नाम दिया गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो रिएक्शन भी जब कैरी आउट की जाती है तो ये माना जाता है ये प्रेशर सबके लिए 1 है। रिएक्टेंट का प्रेशर 1, प्रोडक्ट का प्रेशर 1, अगर इसमें गैसेस हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर 1, और इनमें सॉलिड लिक्विड है तो उनका एक्सटर्नल प्रेशर 1। और ऐसे समय में होने वाली एंथैल्पी में चेंज का नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका सिंबल जरा ध्यान से देखिए, कई बार डेल्टा एच के इधर आर फॉर रिएक्शन लिखा जाता है, और कई बार डेल्टा के नीचे आर लिखा जाता है, और ऊपर एक जीरो होता है, जीरो को कहते हैं नॉट, NAUGHT। यानी एक चीज क्लियर हो गई, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, एक बैकग्राउंड तैयार हो गया कि अब से कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है तो पहले रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इन सबको साफ सुथरे स्टैंडर्ड कंडीशन में लीजिए, और अब इसमें जो चेंज आएगा, इसमें कितना हीट रिलीज होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं कहते, क्योंकि रिएक्शन का खुद ही मतलब होता है चेंज। यानी सिर्फ ये कहने से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें खुद ही दिख रहा है ये एक डेल्टा है, यानी एक तरह का चेंज है। अब अगर ये डेल्टा एच प्लस निकला, इसका मतलब प्रोडक्ट्स में ज़्यादा एंथैल्पी हुई रिएक्टेंट्स के मुकाबले, तो आप देखेंगे ये हीट को सोख लेगा। कैसे? रिएक्टेंट ने हीट सोख ली और प्रोडक्ट बन गए, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डेल्टा एच, यानी हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। और दूसरा केस, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो कुछ हीट को बाहर फेंक दिया, यानी H प्रोडक्ट्स इज लेस देन H रिएक्टेंट्स, इसे कहेंगे डेल्टा H माइनस, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो ये जो एंडो और एक्सो आए हैं ये डेल्टा H के साइन से ही आए हैं। रिएक्शन में एंथैल्पी रिएक्शन के साइड में लिखी जाती है विद साइन, या कई बार ऐसे भी किया जाता है, जैसे सुनिए, अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखानी हो तो ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, यानी हीट जो होगी वो रिएक्टेंट के साथ लिखी गई, यानी एक तरह का वो भी रिएक्टेंट है, तो इससे सिद्ध हुआ कि हीट सोख ली गई है। दूसरा तरीका, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखानी हो तो रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट प्लस हीट, तो प्रोडक्ट के साथ जब हीट जोड़ी जाए तो वहां इसका मतलब है हीट प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो गई।
यानी रिएक्शन में एंथैल्पी दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो हीट को अलग से डेल्टा एच के साइन में दिखाया जाए, या ऐसे लिख दिया जाए रिएक्टेंट के साथ हीट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस और प्रोडक्ट के साथ हीट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब तक की बात क्लियर हो गई है। जैसे डेल्टा ई एक स्टेट फंक्शन है, पी और वी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच भी स्टेट फंक्शन है, तो रिएक्शन में भी कैसे डिफाइन करेंगे एंथैल्पी? बाद वाली एंथैल्पी माइनस पहले वाली एंथैल्पी, यानी H प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड माइनस H रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड। बट समस्या यही है, प्रेशर वॉल्यूम तो हम अच्छी तरह जानते हैं, P हम नाप सकते हैं, V हम नाप सकते हैं, बट बीमारी यहां छुपी है। किसी भी असली वास्तविक रियल सिस्टम के लिए E नहीं पता, तो E नहीं पता तो H भी तो नहीं पता। यानी ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बट काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है, केमिस्ट्री रियल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई होगी। यहाँ पर रिएक्शंस को लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, उसमें चीज़ें बनेंगी, चीज़ें कंज्यूम होंगी, जिनकी इंटरनल एनर्जियाँ तो पता ही नहीं है, तो उनकी एंथैल्पियाँ भी नहीं पता। सो वी कैन क्लियरली से फॉर एनी रियल सिस्टम इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमें पता है फिक्स है, बट न जाने कितनी। तो इन द सेम वे एंथैल्पी ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ये फार्मूला तो फेल हो गया। अब हमें इसमें कुछ समाधान करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप यकीन करेंगे हम बहुत इजी मेथड फॉलो करने वाले हैं। ध्यान से देखो, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हो तो जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि किस रास्ते जाते हो। अरे भाई स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन का यही तो मतलब हुआ। आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गए, आप सीधे चले गए या टेढ़े चले गए, अरे डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है। तो इसे साइंस में थर्मोकेमिस्ट्री में नाम दिया गया है हेस लॉ। एक साइंटिस्ट है हेस, उन्होंने इस लॉ को कहा। उन्होंने कहा एंथैल्पी इन अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन एनी प्रोसेस does not depend upon the nature of the process। यानी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाकर ये वाले फॉर्मूले से नहीं कर पा रहे तो एक रास्ता अपना लो, आप रिएक्टेंट से कहीं और चले जाओ जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, और वहीं कहीं और से आप प्रोडक्ट तक आ जाओ। अब कहाँ जाया जाए, इसका समाधान ढूंढा गया। तो लो ये भी समाधान कर देते हैं। केमिस्ट्री में चीज़ें एलिमेंट्स से रिलेटेड होती हैं, और ये भी हम जानते हैं एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कोई कहे दुनिया में सबसे सरल चीज ढूंढ के लाओ, सबसे सिंपल, तो हम कहेंगे एलिमेंट्स। जैसे सोडियम के लिए सोडियम मेटल, क्लोरीन के लिए क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन गैस। तो साइंस को एक चीज चमक गई कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अगर हम किसी सिंपल चीज से रिलेट कर दें और उसकी एंथैल्पी को एक नया नाम दे दें, तो हम इस फॉर्मूले से बच सकते हैं। इस फॉर्मूले से बचने का एक तरीका था ये, हम डेल्टा एच जरूर निकाल सकते हैं, एच नहीं निकाल सकते। तो साइंस ने एक लॉजिक लगाया कि एच नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, इन दोनों को किसी तरह का डेल्टा एच का रूप दे दिया जाए। आई रिपीट, एच निकालना आसान नहीं है, डेल्टा एच निकालना आसान है। तो H को अवॉइड करके डेल्टा H कैसे लाया जाए, तो ये रहा समाधान। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक सीधा मत जाओ, आप यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ। अब यहां मैंने भी बात की एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स भी यूपीएससी ने डिटरमाइन कर दिए कि भैया कोई और फॉर्म नहीं लेनी, कई बार एलोट्रोप्स हो जाते हैं, कई बार कंडीशन बदल जाती हैं। तो एलिमेंट्स की भी क्लियर लिस्ट यूपीएससी ने दी है। एलिमेंट्स इन स्टेबल, एलिमेंट्स इन स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब वो नेचर में किस रूप में एकत्रित यानी इकट्ठे होते हैं। जैसे कार्बन के लिए ग्रेफाइट, अब डायमंड फुलेरिन नहीं लेना, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन के लिए O2 गैस, यानी जो सबसे स्टेबल फॉर्म हमको दिखता है। सोडियम के लिए सोडियम सॉलिड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन लिक्विड, सल्फर के लिए रोम्बिक वाला, फॉस्फोरस में हमें अनस्टेबल वाला लेना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो P4 वाइट। इस तरह से आयोडीन के लिए आयोडीन सॉलिड। तो इस तरह से हम बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, बट हमारे लेवल पर 11th 12th की थर्मो में और BSc की थर्मो में इतना काम चल जाता है।
तो हम जब भी रिएक्टेंट्स बनाएंगे या प्रोडक्ट्स बनाएंगे उन्हें हम यहां से लिंक कर लेंगे। तो मैंने अभी देखो वर्ड बोला बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, फॉर्मेशन। सो मैं ये कह रहा हूं, ये जरा ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट्स दुनिया में कहां से बने? तो भैया एलिमेंट से बने। प्रोडक्ट्स दुनिया में कहां से बने? एलिमेंट से बने। तो ये रहा समाधान। अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक सीधा नहीं जा सकते तो हम ये देख लें, रिएक्टेंट एलिमेंट से बने तो इस बनने में जो एंथैल्पी आई, और प्रोडक्ट्स एलिमेंट से बने इस बनने में जो एंथैल्पी आई, इनके जो डिफरेंस में एंथैल्पी होगी वही हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्ट एलिमेंट से बन रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मेशन, तो ये कहलाएगा डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और याद रखिएगा जब भी कोई चीज बनानी होती है तो एको मोल लेना है, 1। सो इट इज ओनली फॉर 1 मोल, यानी प्रोडक्ट में अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज, अब हम रिएक्टेंट से एलिमेंट बना रहे हैं, यानी एक तरह से क्या हुआ, एलिमेंट से रिएक्टेंट बनाने का उल्टा है ना, हम उलट सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा एलिमेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कहलाया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम एलिमेंट से रिएक्टेंट बनाने के बजाय रिएक्टेंट से एलिमेंट बना रहे हैं तो ये हुआ उल्टा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का माइनस। थर्मोडायनेमिक्स हमें अलाउ करती है रिएक्शन को पलट दें तो माइनस साइन उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का रास्ता हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में माइनस कर दी जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये फॉर्मूला हमें बड़े काम का मिल गया, और मैं गारंटी से कहता हूं ये चीज निकालना आसान है, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन से जुड़ा है जो लैब में मेजर की जा सकती है, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बनेगी आने वाले टॉपिक्स में। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कठिन फॉर्मूले से हम पहुंच गए कन्वीनियंट फॉर्मूले पर। यानी हमें अब क्या करना होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कोफिशिएंट के साथ इस्तेमाल करना होगा विद साइन, और उसमें घटा देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कोफिशिएंट के साथ, और उनके भी उसमें साइन होंगे। स्टूडेंट को इसमें साइन का बहुत ध्यान देना होता है, कई बार नहीं तो साइन नेगेटिव बन के आंसर में पहुंच जाता है मार्क्स में। एनीवे ये कहानी अलग है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्लियर समझ लीजिए, जब भी कुछ भी बनाना होगा तो इन्हीं से बनाना होगा और 1 मोल बनाना होगा, चाहे उसके लिए बैलेंसिंग कैसे भी करनी पड़े। देखो मीथेन बनाने के लिए 1 कार्बन है तो 1 ग्रेफाइट, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। इधर आ जाओ, सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो 2 सोडियम तो 2 NaS सॉलिड, और 1 एटम चाहिए ऑक्सीजन का तो आधा O2 गैस, तो इसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। फर्दर पानी आप किसी भी रूप में बनाओ, आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोडक्ट कुछ भी बना सकते हो, लेकिन रिएक्टेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं पानी अगर वेपर फॉर्म में बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ गैस लिख दूंगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी हाइड्रोजन गैस हाफ O2 गैस तो बना H2O गैस। और अगर हम पानी को लिक्विड बनाना चाहें तो भी हम इन्हीं से बनाएंगे। तो इन दोनों एंथैल्पी में फर्क होगा, और ये चीज स्टूडेंट बहुत गौर से देख सकते हैं। देखो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को आपस में घटा दें, यानी हम दूसरी रिएक्शन में से पहली रिएक्शन को घटा दें, तो आप ये पाएंगे ये कट जाएगा और रिएक्शन बनेगी H2O गैस, रिएक्टेंट साइड आ जाएगा तो H2O गैस से H2O लिक्विड, यानी ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। और अगर आप इस रिएक्शन से ये रिएक्शन घटा दो तो वाटर पलट के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और ये कट जाएंगे, यानी ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन। यानी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन को आपस में घटाकर जोड़कर कोफिशिएंट के साथ इस फॉर्मूले को खुद डिराइव कर सकते हो। यानी एंथैल्पी अब हमारे लिए समाधान में पहुंच गई है। हमें एंथैल्पी से घबराना नहीं है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है E+PV, डेल्टा H का ये फॉर्मूला है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये नया रूप ले लेता है, इसीलिए हीट की पढ़ाई एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। एंथैल्पी पढ़ना आसान तब होगा जब एंथैल्पी में बेकार के चेंजेस अवॉइड किए जाएं। तो स्टैंडर्ड पढ़ो 1 atm वाली, प्योर फॉर्म 1 कंसंट्रेशन वाली, और HP - HR आसान नहीं था तो डेल्टा से पढ़ाई कर लें। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब अगर कोई आखिरी में सवाल पूछे
व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज? इन्हें बनाना नहीं पड़ता, ये खुद ही बने हुए हैं, यानी इनको इन्हीं से बनाने की एंथैल्पी क्या है? 0। यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन स्टेबल फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन is 0. So this way we can build our base of enthalpy.